हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के वीडियो में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 के लिए साथ ही साथ सीटेट और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगा, जो कि भूगोल का ये पार्ट है पृथ्वी की गतियाँ। और ये कक्षा 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा 6 का ये भूगोल का चैप्टर है। एनसीईआरटी एससीईआरटी को कवर करते हुए मैं यहाँ इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा और अंत में 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को ये मिल जाएगा, जहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले चीज़ों को समझते हैं ताकि जब भी ऑब्जेक्टिव मिले तो हम आसानी से कर सकें। वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद है तभी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल स्थित है। ठीक है, और पृथ्वी पर कुल 71% भाग पर क्या है तो जल है, और इस जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी नीला, ये पृथ्वी कैसा ग्रह है तो ये पृथ्वी नीला ग्रह के रूप में देखा जाता है। अब बात करेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान का, तो ये 6 गुने 10 के पावर 24 kg है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुने 10 के पावर 24 kg। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जो पृथ्वी है यहाँ पे आपको बहुत सारे मौसम, दिन रात ये सब दिखाई देते हैं। दिन रात बहुत सारे मौसम, ऋतु परिवर्तन होता है। आखिर इसका कारण क्या है? पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कितने दिन का है? पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वो कितने दिन का है? किस कारण से कौन सा इफेक्ट होता है? बड़ा दिन, छोटा दिन, समान दिन, ये सब हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, यहाँ बात की जाए पृथ्वी की तो दिन और रात पहले ही दिया है आपको हेडिंग में, दिन और रात। ये आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दिन और रात पृथ्वी का घूमना, आप सभी को पता है कि कोई भी आकाशीय पिंड अपने एक्सिस पे घूमता है, अपने अक्ष पर, तो उसे घूर्णन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। जब कोई पिंड अपने अक्ष पर घूमे तो उसे घूर्णन गति कहा जाएगा, और जब सूर्य की ये एक निश्चित पथ पर घूमना शुरू करे तब उसे कहा जाएगा परिभ्रमण। तो जो पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घुमाव है ये पश्चिम से पूरब की ओर है। किधर से? यहाँ ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब पूछा जाएगा अगर एग्जाम में प्रश्न कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति है किस दिशा से किस दिशा की ओर, तो पश्चिम से पूरब की ओर। इसी के कारण पृथ्वी पर सूर्य जो है पूरब में उगते हुए दिखाई देता है और पश्चिम में डूबते हुए। प्रश्न अगर आ जाए कि पृथ्वी पर सूर्य पूरब से निकलते हुए दिखाई देता है, कारण क्या है? तो कहिएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए सूर्य हमें पूरब से निकलते हुए दिखाई देता है। चलिए अब आ गया बात, यहाँ मैं कहा कि दिन और रात क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा से समझा दिया गया है। पृथ्वी को एक चक्कर अपने एक्सिस पे पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। देखिए ये एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होता है, 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड के रूप में, लेकिन उसे 24 माना जाता है। 24 घंटे में समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने में। ठीक है, पृथ्वी के इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति या दैनिक गति। इसी गति के कारण दिन और रात होता है। तो प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव यहाँ आपको मिल गया कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है, तो कहिएगा घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है राजीव उठा और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को ले आया। अब देखिए ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का एक नमूना है।
ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का एक नमूना है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का क्या है? नमूना है, आकृति जैसा। ग्लोब से पृथ्वी के बारे में जानकारी दिया जाता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, यहाँ देखिए एक प्रश्न आपको यहाँ भी मिलेगा। सबसे पहले जान लीजिए कि पृथ्वी पर कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ये एक्सिस मान लीजिए हुआ, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पे ध्रुव कितने? तो 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक प्रश्न यहाँ भी आपको मिल गया। प्रश्न आएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री। देखिए कौन कौन चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, SCERT NCERT किताब को कैसे पढ़ना है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। चाहे वो TRE BPSC TRE निकालना हो, रेलवे का एग्ज़ाम निकालना हो, SSC हो, कितना बड़ा से बड़ा भी एग्ज़ाम हो, हम लोग केवल पढ़ जाते हैं। इसको पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको समझना होगा, उसको सर्च करना होगा, ढूंढना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन सक्षमता में आप केवल जो करा रहा हूँ इतना देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी है इसमें, काफ़ी है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से एग्ज़ाम निकलेगा। अब मैं बात करूं कि आप ये ग्लोब देखे होंगे आप सभी, कुछ रेखाएं इस तरह से दिखाई देती हैं ग्लोब पर। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं और इसे कहा जाता है, ये जो उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है इसे देशांतर रेखा हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और जो ये काल्पनिक रेखा है क्षैतिज पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर आते हुए, इसको ये पूरे गोल होता है, गोल काल्पनिक रेखा। ये भी काल्पनिक, तो इसे कहते हैं अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड, और ये है लॉन्गिट्यूड। अब बात करें हम लोग कि ये सारी रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक माना गया है, ये वास्तव में है नहीं। काल्पनिक मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया गया है। देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। प्रश्न आएगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो अक्ष कहते हैं। ग्लोब में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ये सब भी पढ़ा दूंगा। अभी केवल यहाँ, नहीं तो चैप्टर बड़ा हो जाएगा और आपका समय भी ज़्यादा लग जाएगा इसमें। देखिए खेलें ग्लोब का खेल, इसमें क्या जानकारी हमको मिल सकती है ये भी देखा जाए, ध्यान दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर एक तरफ सूर्य की किरण चमकती है, दूसरे तरफ अंधेरा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए आप शैडो अपना देखे होंगे। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और इधर सूर्य है, तो जो छाया है सूर्य की जो रोशनी है इसी भाग पे आएगी, इधर अंधेरा रहेगा। और जब ये एक्सिस पे घूमेगा, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाएगी, तो ये वाला भाग इधर आएगा 12 घंटे के बाद और ये वाला भाग इधर चला जाएगा। तो इसलिए दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है। एक ग्लोब लीजिए, इसे कक्षा में इस प्रकार रखिए कि इसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे भाग पर छाया रहे। इस प्रयोग को मोमबत्ती या टॉर्च की सहायता से कीजिए। ग्लोब को प्रकाश की तरफ से धीरे धीरे किसी भी एक दिशा में घुमाएं। यानी ग्लोब को घुमाना है। कॉपी पर एक और महाद्वीपों के नाम लिखें जो पहले उजाले तथा अंधेरे में थे। महाद्वीप आप लोग समझते हैं, कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। पुनः ग्लोब को घुमाकर उन महाद्वीपों के नाम लिखें जो उजाले की ओर आ जा रहे हैं। एक तरफ उजाला तो एक तरफ अंधेरा। समय परिवर्तन भी आपको देखने को मिलता है। जैसे आप कहते हैं GMT और IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये ग्रीनविच मीन टाइम। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है इससे अपना IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। आप सभी समझ गए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, करके देखिए। अध्यापक की सहायता से ग्लोब को इस प्रकार रखिए जिससे उसे पृथ्वी की सामान्य गति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सके। देखिए पृथ्वी की जो गति है पश्चिम से पूर्व की ओर आपको घुमाना है ग्लोब को, तब आपको सही जानकारी प्राप्त होगी।
प्रकाश को जापान पर केंद्रित कीजिए और पता कीजिए कि ग्लोब पर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो छाया में है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जापान पे प्रकाश डालेंगे तो आप छाया वाले क्षेत्र में देख सकते हैं कि कौन कौन से देश में छाया है, यानी वहाँ रात है या दिन है पता चल जाता है। छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत सारी बातें बता देती हैं। ऐसे देश छाया तत्पश्चात प्रकाश को भारत पर केंद्रित करें और छाया प्रदेश का नाम लिखें। अब विषुवत रेखा पर लगभग समान दूरी पर निशान लगाएं। इस पर अ ब स द, आप जो कोडिंग करें, कोई जरूरी नहीं कि अ ब स द करें, ABCD भी आप कर सकते हैं, इत्यादि अंकित करें। किसी एक स्थान पर प्रकाश को प्रतिबिंबित कर शेष स्थानों पर प्रकाश की स्थिति के आधार पर पूर्णतः प्रकाशित, अंशतः प्रकाशित, पूर्ण अंधेरा, अंशतः अंधेरा विभाजित कर पता करें कि वो कौन कौन से देश हैं। ये आपको स्वयं करना है। ये थ्योरी सेक्शन से हटके थोड़ा सा प्रैक्टिकल की दृष्टि में भी आपको करना है। तो मैंने अभी बताया घूर्णन गति के कारण दिन रात पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। GMT से भारतीय मानक समय रेखा जो है 5.5 घंटा आगे है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा बार पूछा जाता है। आगे आइए, आगे क्या ये कह रहा है, नेक्स्ट है परिभ्रमण। जब कोई ग्रह या जब कोई पिंड, आकाशीय पिंड सूर्य, देखिए ये सूर्य है और मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इसके पथ है, अपने निश्चित पथ पर जब कोई आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करे तो उसे हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। और परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वहीं कराएंगे। ओके, ऋतु परिवर्तन परिभ्रमण के कारण और घूर्णन के कारण दिन और रात, और इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है, जो 365 दिन का होता है, यानी 1 वर्ष। इसीलिए हम लोग यहाँ पृथ्वी पर 1 साल 365 दिन को कहते हैं, यानी यही वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है, जिसे परिभ्रमण भी कहा जाता है। और ये एग्जैक्ट 365 नहीं होता है, 365 दिन, 365.1/4 दिन, यानी लगभग 6 घंटा। और इसीलिए 4 साल पे 1/4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 साल पे क्या हो जाएगा, वो 1 दिन में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रत्येक 4 साल पे, यानी जिस ईयर में, मान लीजिए अभी 2024 बीता है, 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 होगा, तो ये लीप वर्ष होगा और इसका दिन हो जाता है 366। तो लीप वर्ष में कितना दिन? 366। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो वार्षिक गति है वो 365 दिन, 365.1/4 दिन है, या 365 दिन 6 घंटा, लगभग 5 घंटा कुछ मिनट, 5 घंटा 56 मिनट और 4 दशमलव कुछ सेकेंड मिनट में, सेकेंड में है। तो उसको पूर्णतः 1/4 मान लिया गया है, यानी 6 घंटा। तो 6 चौका 24, 4 साल में 1 दिन हो जाता है, जिसे लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। आभासी गति क्या होता है? देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहा जाता है। देखिए, सूर्य अपने स्थान से कहीं नहीं जाता है, लेकिन जैसे आपके सामने ट्रेन हो और आप रुके हैं, ट्रेन रुकी है और आप चल रहे हैं, तो लगता है ट्रेन भी चल रही है। वैसे ही जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो आपको आभास होता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो जब ये पश्चिम से पूरब घूमेगी तो सूर्य आपको पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। अभी बहुत सारे प्रश्न है, छोड़कर भागिएगा नहीं, बहुत सारा प्रश्न आपको मिलने जा रहा है इस फिगर में। ये जो फिगर मैं लिया हूँ, किताब का भी है या फिर आप अलग से भी देख सकते हैं इस फिगर को। यहाँ आपको बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा जो बड़े बड़े परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। यहाँ आपको 21 जून दिखाई दे रहा है
और यहाँ आपको दिख रहा है 22 दिसंबर। बस कहानी इसमें कुछ नहीं है। यहाँ दिख रहा है 21 मार्च और यहाँ सितंबर दिख रहा होगा 23 सितंबर। ये चारों डेट आपको मैं इसलिए बोला कि देखिए जो 22 दिसंबर है जाड़े का शरद ऋतु, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी 2 गोलार्धों में जो ये विषुवत रेखा है, ऊपर वाला हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, गोला का भाग, और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो जो 22 दिसंबर है इसमें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो यानी सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा दिन होता है। और बात करूं मैं 21 जून, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब? 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अब रहा ये 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। तो 3 प्रश्न यहाँ आपको मिला। उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 21 जून, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर, पृथ्वी पर समान दिन और रात समान अवधि कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न। अब देखिए इसमें और क्या पूछा जा सकता है, कारण भी तो ऑब्जेक्टिव में कारण देने की आपको तो आवश्यकता है नहीं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये शीत ऋतु है, ये ग्रीष्म ऋतु है। पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा पश्चिम से पूर्व, ये कर्क वृत्त पर लंबवत किरणें। आखिर ऐसा क्यों होता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? देखिए कारण है कि कर्क वृत्त पर प्रकाश की किरण, जो सूर्य की किरणें हैं, ये लंबवत पड़ने लगती है, इसलिए दिन की अवधि बढ़ जाती है। और जब 22 दिसंबर की बात की जाए तो मकर वृत्त पर, वो जो आप ये देख रहे थे ना, इसको वृत्त कह रहा है, ये अक्षांशीय रेखा को ये क्या कह रहा है? वृत्त कहा जा रहा है। तो मकर वृत्त पर देखिए, जब कर्क वृत्त पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ने लगे तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और जब मकर वृत्त पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़े 22 दिसंबर को तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। यहाँ देख लीजिए ध्यान से इन दोनों चीज़ों को। और बसंत ऋतु की शुरुआत शरद ऋतु विषुवत वृत्त पर लंबवत किरणें, और यहाँ विषुवत वृत्त पर लंबवत किरणें, यानी इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। आगे क्या कुछ कहा गया है देखते हैं। समान दिन आप जान गए। हाँ, एक चीज़ मैं एडवांस यहाँ आपको बताऊंगा, उपसौर और अपसौर की घटना। किस चीज़ की? उपसौर और अपसौर की घटना। यहाँ आप ध्यान दीजिए, सितंबर और मार्च की स्थिति, ये तो आपको बता दिया मैंने कि 21 मार्च और 23 सितंबर समान दिन और रात की अवधि समान होता है, जिसे हम लोग समद्विव रात्रि कहते हैं। देखिए समद्विव दिवारात्रि, यानी दिन और रात बराबर। देखिए यहाँ दिन और रात अवधि बराबर होती है कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही उसके विपरीत दिशा में। तो जब झुकाव होगा ही नहीं, तो दिन और रात जब बराबर होगा अवधि, समय अंतराल, तो इसे समद्विरात्रि हम लोग कहते हैं। क्या कहेंगे? समद्विरात्रि। आगे देखते हैं। हाँ, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है? तो कहिएगा सूर्य। सूर्य क्या है? तो एक तारा है और सौर परिवार का मुखिया है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो सूर्य ही है। पृथ्वी का गोलाकार सतह, सबसे पहले बात आप जान लीजिए, पृथ्वी गोल नहीं है, ये यहाँ ध्रुवों पर चपटा है, संतरा जैसे है वैसे। अब इस स्थिति को हम लोग देखते हैं, सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव
को दिखाया गया है, यहाँ क्षेत्र दिखाया गया आप सभी को। देखिए अब यहाँ उष्णकटिबंध की पेटी किस चीज़ को कहा जाता है ये हम लोग समझेंगे। और उससे पहले ये देखिए आप लोग, ये जोन में बांटा गया है कटिबंधीय, कटिबंध मतलब होता है जोन। तो ये विषुवत वृत्त हो गया जिसे हम लोग विषुवत रेखा कह रहे थे, कर्क वृत्त, मकर वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा जिसे आप कहते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये दक्षिणी ध्रुव रेखा। ये चीज़ आप समझ जाइए, यहाँ पे पहले इसको समझिए। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम लोग विषुवत रेखा यानी विषुवत वृत्त कह रहे हैं। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी गोलार्ध और ये ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। नाम खाली उत्तर दक्षिण का फेर है। अगर बात की जाए कर्क वृत्त यानी कर्क रेखा की, तो ये तो उत्तर में आ रहा है और 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद हो गया आपका मकर वृत्त यानी मकर रेखा, तो ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ये क्या है? दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दक्षिणी अक्षांश रेखा हो गया। अब बात करें तो ये जोन, तो देखिए ये जो कर्क वृत्त और मकर वृत्त का क्षेत्र जो है ये उष्णकटिबंध है यानी गर्मी वाला क्षेत्र। और उसके बाद देखिए 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक वो समशीतोष्ण कटिबंध है, उत्तरी समशीतोष्ण। और ये दक्षिणी समशीतोष्ण, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। और ध्रुवों पर देखिए शीत कटिबंध है ये। और कहा जाएगा 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। वही चीज़ यहाँ बताया गया है। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर हिस्सों में बांटे तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधे पड़ती रहेगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध की पेटी कहा जाता है। यानी जो देश इस क्षेत्र में आएंगे वहाँ अत्यधिक गर्मी होगा। ये आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ गया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है कहाँ? शीतोष्ण क्षेत्र में। तो ये शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाएगा। और शीत कटिबंध की पेटी किसे कहा जाएगा? तो ध्रुवों पर, क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा बर्फ जमी रहती है। सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वह उसका उष्मा वहाँ बर्फ़ को नहीं गला पाता है। और जो बर्फीला क्षेत्र है वर्ष भर बर्फ कहाँ होगा? तो शीत कटिबंध में। यहाँ फिर से आप देख लीजिए एक बार मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो क्षेत्र है यहाँ वर्ष भर बर्फ जमा रहेगा, यहाँ ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। लेकिन ये जो क्षेत्र होगा उष्णकटिबंध क्षेत्र किन किन रेखाओं के बीच में पाया जाता है? तो आप कहेंगे मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को, ये सारे क्षेत्र को। चलिए अब कुछ प्रश्नों का जवाब आप लोग देंगे। यहाँ जैसे आपने थ्योरी किया तो अब प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। कैसे? चाहे बच्चों को भी प्रश्न का जवाब आप देने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? समदिवारात्रि होते हैं, यानी दिन और रात समान कब होते हैं? अभी बताया गया, ये चारों घटना बताया गया था। 22 दिसंबर, 21 जून, ऐसे आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ 21 मार्च, 23 सितंबर, ये समान दिन रात वाला। और ये बड़ा दिन ये दक्षिणी और ये उत्तरी। तो ये इसका आंसर 1 नंबर का आप लोग देंगे। ऑप्शन आपका है 22 जून, 21 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 सितंबर, 21 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। ये देखिए यहाँ ये नहीं कहा है कि दक्षिणी अक्षांश में कि उत्तरी अक्षांश, माने उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन ऑप्शन से देखिए आप लोग 21 जून भी है और 22 दिसंबर भी है। कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो गया। सबसे बड़ा दिन होता है कहाँ?
इनको प्रश्न देना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में। तो क्योंकि 21 जून और 22 दिसंबर दोनों दिया है, तो चलिए मैं यहाँ प्रश्न बदल रहा हूँ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? देखिए जो थ्योरी सेक्शन कराया वहाँ ये प्रश्न यहाँ दिख रहा है आप सभी को, ऑप्शन आपके सामने है। 4 नंबर प्रश्न है शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कह रहा है, ठीक है। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, शीतोष्ण, बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। आप देख लीजिएगा क्या जवाब होगा, शीतोष्ण है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? समझ में आ ही गया होगा कि उष्ण होगा, आप ही को जवाब देना है। पृथ्वी का आकार में चंद्रमा से क्या है, छोटी है, बड़ी है या समान है? चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है राकेश शर्मा, तेनसिन, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये प्रश्न एकदम VVI है। प्रश्न तो सब VVI है, लेकिन यहाँ देखिए कौन कौन से प्रश्न, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्ष। पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन रात होता है? घूर्णन गति के कारण। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर, ये विषुवतीय प्रदेश है, सालों भर लंबवत पड़ती है, लंबवत हो जाएगा। पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। अब आइए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो उत्तर देने वाला काम आप लोगों का है। ध्रुवों पर 6 महीने के लगातार दिन और रात क्यों होता है? तो ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और रात होने का कारण है कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं 6 महीने तक, और 6 महीने तक पहुंचती हैं, जिसके कारण से 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? दैनिक गति उस गति को कहा जाता है जब पृथ्वी अपने, चाहे कोई भी पिंड, अपने अक्ष पर घूमता हो, और वार्षिक गति कोई भी पिंड अपने अक्ष पे घूमते हुए एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करे तो उसे जितने समय में, उस समय को वार्षिक गति कहा जाता है। अक्ष किसे कहते हैं, ये भी आ गया। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? सारे प्रश्न का जवाब आसान हो जाता है। तो ये रहा आज का क्लास, सक्षमता परीक्षा 3 के लिए स्पेशल। 1-2 दिन थोड़ा गैप हो गया था, कुछ कारण था। क्लास कंटिन्यू कीजिए प्रत्येक दिन, जब जब वीडियो आपको मिल रहा है। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ 7:05 या 7:30 तक आपको प्रत्येक दिन शाम में वीडियो दूँ। और अगर आप लोगों का डिमांड होगा, कमेंट होगा, तो वीडियोज़ की संख्या बढ़ाऊँगा। एक 7 बजे और एक 9 बजे के करीब रात में ही 2 वीडियो आपको प्रत्येक दिन, गणित का प्रैक्टिस और बाकी GK GS हम लोग करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं चैप्टर वाइज चीज़ों को बिल्कुल आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए, और कौन कौन सा VVI है, कैसे तुक्का मारना है, ये भी बता दूंगा। आज के लिए इतना ही।